गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? हम क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंस बिटवीन माइल्ड प्री एक्लेम्सिया एंड सीवियर प्री एक्लेम्सिया। ये पढ़ रहे क्या? इधर आओ, देखिए। आपने 4 कॉलम बनाई। कॉलम में 1 नंबर सीरियल नंबर 1 2 3 4। फिर 1 नंबर पे क्या लिखा था यहाँ पर? ब्लड। यहाँ पर लिखा था 140/90 से ज्यादा, बट 160/110 से कम। और इसमें लिखा था ब्लड प्रेशर 160/110 से ज्यादा। सही लिखा था पहला। पहला हो गया। फिर दूसरा पैरामीटर था प्रोटीन यूरिया। दूसरा क्या था? प्रोटीन यूरिया। इसमें लिखा था +1 +2, इसमें +3 और प्लस। तो क्या होता है +1 +2 बताने की जरूरत नहीं है। पल्मोनरी एडिमा, यहाँ लिखोगे पल्मोनरी एडिमा पैरामीटर में। ये नंबर 3 हो गया। इसमें नो चांस, इसमें मे बी, मतलब सीवियर कंडीशन में होने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो नहीं होता। मेंटल स्टेटस यहाँ लिखोगे 4 नंबर हो गया। यहाँ लिखोगे मेंटल स्टेटस। क्या ब्रेन में ब्लड सप्लाई माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में ज्यादा अल्टर होती है? नहीं होती। तो यहाँ लिखोगे नो मेंटल कंफ्यूजन। इसमें लिखोगे मेंटल अल्टर, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है पेशेंट, ब्रेन में ब्लड सप्लाई अल्टर हो सकती है। नंबर 5 पे लिखोगे प्लेसेंटल परफ्यूजन। यहाँ लिखोगे 5 नंबर पे प्लेसेंटल परफ्यूजन एडिक्वेट। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें होगा डिस्टर्ब, मतलब माइंड में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है कुछ भी। 6 नंबर पे यहाँ लिखोगे KFT। KFT का मतलब क्या होता है? गुड्डा फंक्शन टेस्ट। समवॉट नॉर्मल, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इसमें एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, ब्लड यूरिया, सीरम यूरिक एसिड और ये हो जाएगा सब। अब ये 7 नंबर, 7 नंबर क्या है? हेलप सिंड्रोम। तो यहाँ तो 7 नंबर लिखोगे, यहाँ तो सिर्फ, और पैरामीटर में क्या लिखोगे? कौन सा सिंड्रोम? हेलप, हेलप सिंड्रोम लिखोगे। लिखोगे ना हेलप सिंड्रोम 7 नंबर? हाँ है ना? तो लिखो इसमें हेलप सिंड्रोम, इसमें किसी हेल्प की नीड, इसमें हेलप सिंड्रोम होगा। किसमें होगा हेलप सिंड्रोम? क्वेश्चन आता है हेलप सिंड्रोम किसमें पाया जाता है, माइल्ड में या सीवियर में? सीवियर प्री एक्लेम्सिया में हेलप सिंड्रोम। अभी मैं बताऊंगा, जब ये टेबल पूरी हो जाएगी हेलप सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब तुम्हारे आसपास में जगह है नहीं, तो मुझे पता है, मैं बता भी दिया तो तुम लिखोगे का तुम्हारी टेबल टेबल नहीं, मेरे टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरी जबान कैसे चूक गई? मेरे को स्ट्रोक हो रहा है क्या? ऐसे लग रहा है कि मैं बोलना चाहता हूँ, कभी कभी चूक जाता हूँ, मेरे को ऐसा मिस्टेक लग रहा है। 7 हो गए, 7 लिख दिए। हेल्प पढ़ूंगा बाद में, जब टेबल पूरी हो जाएगी हेल्प के बारे में समझाना पड़ेगा। 7 हो गए ना? 7 से कुछ नहीं होता, 14 है। आगे नेक्स्ट नंबर 8 पिरामिड, सीरियल नंबर 8 करो फटाफट। अरे नंबर ज्यादा जल्दी मत लगा बाबू, क्या पता कोई पैरामीटर बड़ा भी हो सकता है। 2 लाइनों में होगा तो पहले से कैसे मान के चल रहा है, ऐसे मत। 7 हो गए, आगे बढ़ो, इसको मिटा दे। मिटा दो ना। हाँ कह रहे लगा ही नहीं, चलेगा कहां से? नहीं सोच रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। आप देखो 8 नंबर, 8 नंबर लिखोगे। ये तो हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया पैरा मीटर, ये हो गया माइल्ड, और ये हो गया सीवियर। इतना तो पता है। तो यहाँ लिख दो पैरामीटर में कौन सा एसिड। यहाँ लिखोगे ऑलमोस्ट नॉर्मल, यहाँ लिखोगे एबनॉर्मल, और लिख दोगे हाई। तो मतलब सीवियर प्री एक्लेम्सिया में यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। अब मेरे प्यारे अपत्य, मैं चाह रहा था अब सही सेट हो रहा मामला, एकदम सही है, वेरी गुड। सुनो पहले आयु सुनना, आप आयु जी आर को पहले लिखोगे। कितने नंबर पे? कितने नंबर पे? 9 नंबर पे लिखो आयु जी आर। नंबर 9 नाम क्या लिखोगे? आयु जी आर का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ। आयु जी आर का लिखोगे तुम, यहाँ लिखोगे पैरामीटर में लिखोगे ना। इसमें नो आयु जी आर, फिटस की ग्रोथ नहीं रुकेगी, फिटस ठीक रहता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड सप्लाई अल्टर होती नहीं है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी ज्यादा नहीं होती, तो नो आयु जी आर। इसमें आयु जी आर होता है, फिटस की भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। नो लिख दिया आपने। अब आता है ट्विस्ट। अब क्या आता है? ट्विस्ट। यह है 10 नंबर, यह है 11 नंबर, यह है 12, ये 13। 13 क्या? हाँ 13। 1 2 3 4, ये और है ना। मैं सोच रहा था 14 है, गया कहाँ? यूरिन आउटपुट। ये हो गया 14 नंबर। अब सुनो, आप एक बढ़िया बात बताता हूँ। 10 नंबर लगाओ लिखो हेडेक, 11 नंबर लगाओ विजुअल डिस्टर्बेंस, 12 पे लिखो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, 13 पे लिखो रिफ्लेक्स, 14 पे लिखो यूरिन आउटपुट। लिखो फटाफट, यहाँ लगाओ नंबर और ये पॉइंट लिखो यहाँ। तो ये 9 ही है, ये 9 ही तो था। हाँ 10 11 12 13 14, लिखो फटाफट। बहुत काम की चीज आने वाली यहाँ पर, बहुत ज्यादा वीआईपी, वीआईपी।
वेरी इडियट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी। चलो ठीक है, डन, बढ़िया बात बताऊं, परम आदरणीय एंड रिस्पेक्टेड, देख लिया क्या? अब मैं सब मिटा रहा हूँ। यहाँ तो क्या था आपका, आयुष यार, 10, 11, 12, 13 और 14, ये था क्या पैरामीटर, या कौन सा था? सर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मिटा मिटा के बार बार लिख रहा हूँ, कुछ कारण है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया नॉर्थ साइड में तो यही से आने वाला है, क्योंकि वही दिया है हमें। सुनो, 10 नंबर पे क्या था, 11 पे, 12 पे, 13 पे, यहाँ लिख दिया अटैक, लिख दिया। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में अटैक नहीं होता, इसमें सीवियर में होता है, हो सकता है, हो सब में हो सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंस, यूजुअल डिस्टर्बेंस, इसमें नहीं होता, इसमें होगा, समझ रहे हो? सुनना, अभी कुछ नहीं हुआ। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में साथ नॉजिया और वोमिटिंग भी करते हैं ऐसे, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के साथ में क्या ऐड कर देना, एनवी, नॉजिया वोमिटिंग, इसमें नहीं होगा, इसमें होगी, वोमिटिंग और नॉजिया हो सकता है। रिफ्लेक्स, किंतु यहाँ क्या लिख दिया आपने, रिफ्लेक्स नंबर कितना 13, इसमें लिखोगे नॉर्मल या स्लाइट इंक्रीज, बताऊंगा अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे एक एलफ सिंड्रोम और रिफ्लेक्स, इस टेबल में से 2 पॉइंट पढ़ूंगा, एक तो एलफ सिंड्रोम और रिफ्लेक्स, तो नॉर्मल या स्लाइट, इसके अंदर हाइपर रिफ्लेक्स +4 लिखो, इसमें कितना लिखोगे, रिफ्लेक्स कितना होगा सीवियर प्री एक्लेम्सिया में +4 एग्जाम क्वेश्चन, इसमें लिख दो +2, नॉर्मल को बोलते हैं +2, लिख दिया रिफ्लेक्स। 14 नंबर पे क्या था, इसमें लिख दो अप्रोक्सीमेट नॉर्मल, इसमें लिख दो लेस देन 500 ml पर डे, अडल्ट या फीमेल तो लेस देन 500 ml पर डे, ठीक है। आउटपुट पहले लिख चुका ना, यूनिट आउटपुट पहले लिख चुके ना, उसमें नॉर्मल और उसमें लेस देन 500 ml पर डे, टेबल बन गई पूरी। अब एक चीज ऐड करता हूं उसमें मस्त वाली, प्लीज ध्यान दे दो। अब सारा मामला देखो, एक एग्जांपल है, मिटा दो, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, इन पांचों को अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलार्मिंग साइन क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं। ऐसे साइन जो एक नर्सिंग ऑफिसर को या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एक्टिवेट करते हैं, अवेयर करते हैं, अलर्ट करते हैं। पेशेंट जो ये साइन बताता है आपको अलर्ट हो जाना है कि मरीज सीवियर हो रहा है, वर्सनिंग कंडीशन में जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, सीजर आ सकता है, मतलब डेंजर साइन की तरफ जा रहा है पेशेंट, नॉर्मल नहीं है। तो किस किस को प्री एक्लेम्सिया का अलार्मिंग साइन बोलते हैं, हेडेक की कंप्लेन कर रहा है प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम की कंप्लेन कर रहा है, और तीसरा यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, नंबर 4 रिफ्लेक्स +4 है, नंबर 5 धुंधला दिख रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस मतलब ब्लड विजन हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस में ब्लड विजन कर सकते हो, डिप्लोपिया कर सकते हो, ब्लड विजन, कुछ भी विजुअल दिखने में कुछ भी धुंधलापन हो रहा है, ये पांचों साइन प्री एक्लेम्सिया के अलार्मिंग साइन है। इसका मतलब वो प्री एक्लेम्सिया माइल्ड है या सीवियर है, समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा? ये टेबल बन गई पूरी। अब मैं वापस लिखूंगा यहाँ पर, बायोकेमिकल बाद में लिखते हैं ना, अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, यूरिन आउटपुट लेस देन 500 ml पर डे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स +4, हेडेक, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट विद नोजिया वोमिटिंग, मतलब एपिगैस्ट्रिक का मतलब नोजिया वोमिटिंग एपिगैस्ट्रिक कुछ भी एक ही बात है। डिस्कम्फर्ट कितने हो गए, 4, पांचवा क्या हो गया, या ब्लड विजन, ये पांचों साइन को क्या बोलते हैं, अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। मतलब ये साइन है तो पेशेंट को माइल्ड प्री एक्लेम्सिया नहीं है, डेंजर है, कभी भी सीजर आ सकता है, इसका मतलब ये है। ब्लड सप्लाई अल्टर होगी तो ब्रेन में, आंखों में दिक्कत होगी, स्टोमक में दिक्कत होने लगेगी अचानक, तो किडनी में भी कम हो रही है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्स, 2 चीजें पढ़ानी बाकी है इस टेबल में से, क्या क्या, एक एलफ सिंड्रोम और एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स, 2 चीजें अभी बता दी। अलार्मिंग साइन लिख लिए, 5 साइन है बस, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, डीटीआर +4 क्या होता है अभी बताऊंगा, +4 क्या होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हेडेक, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया वोमिटिंग, या फिर ब्लड विजन, भाई सीधा आ सकता है ब्लड विजन, या लिखा हुआ आ सकता है विजुअल डिस्टर्बेंस, कुछ भी वो एक ही बात है। अब हम टेबल में से पहले पढ़ लेते हैं एलफ सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तो लिखो एलफ सिंड्रोम, HELLP, ऐसे लिखना है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम्स, उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। एच का मतलब है हीमोलाइसिस, जब भी एक्लेम्स प्री एक्लेम्सिया सीवियर होगा तो आरबीसी का ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, तो एच का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा भी था वैसे उसमें, पढ़ा उस टाइम। और जब भी प्री एक्लेम्सिया सीवियर हो जाता है तो एसजीओटी और एचबीटी बढ़ जाता है, और एसजीओटी और एचबीटी क्या है, लिवर एंजाइम, तो लिख दो एलिवेटेड लिवर एंजाइम।
एलपी, जब भी प्री एक्लेम्सिया सीवियर हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रूसिंग हो सकता है, पुरपुरा हो सकता है, काइमोसिस हो सकता है, ये कंप्लेन आ रही है, इसका मतलब सीवियर प्री एक्लेम्सिया। हेलो सिंड्रोम की फुल फॉर्म पता चली? HELLP, याद रखना, ओनली फाउंड इन सीवियर प्री एक्लेम्सिया, नॉट माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, ये बात जरूर लिखना है। हो गया, ये तो हो गया हेलो सिंड्रोम। याद रहेगा हेलो सिंड्रोम? बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट लिखो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, DTR हेडिंग लगाओ, DTR, DT, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, किडनी काम नहीं कर रही है, लीवर काम नहीं कर रहा, तो कोगुलेशन फेलियर होगा, कोगुलेशन फेलियर होगा, एबीडी टीपीटी आईएनआर डैमेज होगा, इसका मतलब ब्लड वास्कुलरिटी खत्म होगी पूरी, एंडोथेलियल डैमेज हो गई, इधर कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन है, तो सारे सिस्टम का जब कॉकटेल मिलता है तो मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम होता है, और उसकी वजह से हेमोलाइसिस आरबीसी बनेगी नहीं अच्छी तरीके से। तो हेमोलाइसिस सबका कॉकटेल एक साथ है, किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेमोलाइसिस मेनली बनती कहां है भाई? आरबीसी बनती कहां है? मोस्टली तो वहां बनती है बोन मैरो में, टूटती कहां है? स्प्लीन में। लेकिन हेमोलाइसिस जरूरी नहीं है कि स्प्लीन के अंदर ही कोई ब्लड कैपिलरी में प्रॉब्लम हो, अगर बनने के अंदर भी दिक्कत हो, बाई चांस ब्लड पूरा कोगुलेशन भी फेल हो जाए, तो जब बैंकर कोगुलेशन फेल हो जाए तो भी हेमोलाइसिस हो सकता है। जैसे अपन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कत होती है? उसमें क्या दिक्कत होती है? उसमें क्या स्प्लीन में दिक्कत थोड़ी है, उसमें दिक्कत क्या है? उसके अंदर मिसमैच हो गया, उसके अंदर हिमोलाइसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है, इसके अंदर सीवियर वैसोस्पाज्म हो गया, एंडोथेलियल डैमेज हो गई, तो जिस फ्लो में, जिस पाइप में वो ब्लड फ्लूइड चल रहा है, वो पाइप डैमेज हो गया, तो उसको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो उसके अंदर जैसे किसी घर में कोई लोग रह रहे हैं, वो घर टूट जाए अचानक से, तो वो पर्सन अंदर वाला डैमेज हो सकता है, तो चांस है कि सीवियर के अंदर हिमोलाइसिस होने के चांसेस है ऐसे। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ DTR, क्या लगाओगे? DTR, इसको बोलते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं? डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स स्टार्ट होते हैं, इनर्वेट होते हैं L3 L4 वर्टिब्रा से, लंबा 3 4 से, बाई चांस कभी कोई पूछ ले तो, बट वो अपना मैटर नहीं है, वो आपके नर्वस सिस्टम का मैटर है। मैं बस इतना बता रहा हूं कि नी जर्क रिफ्लेक्स होते क्या है। पल्स वॉल्यूम का स्कोर याद है किसी को? पल्स की वॉल्यूम का स्कोर, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स का स्कोर याद नहीं है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है 0 1 2 3, और 0 के बाद जो भी आता है उसके आगे क्या लगता है, ऐसे लिखो, देखिए कितना लिखो, गिनती आती है, काउंटिंग आती है, 1 2 3 4, बस 4 तक ही, नहीं आया तो कोई ना। अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या है? एक पर्सन है, अब सुनना एक बात मेरी, प्री एक्लेम्सिया की और सीवियर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की डेफिनेशन क्या है? सीजर, क्या है? और सीवियर प्री एक्लेम्सिया में ऑलमोस्ट सीजर कभी भी आ सकता है। इसका मतलब ये बताओ, जब भी हम प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की बात करते हैं, तो पेशेंट में मूवमेंट कम की बात कर रहे हैं कि मूवमेंट ज्यादा की बात कर रहे हैं? ज्यादा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया बोलूं या प्री एक्लेम्सिया बोलूं, उसमें रिफ्लेक्स नॉर्मल से ज्यादा होगा, इतना तो मान गए आप। तो नॉर्मल बोलते हैं +2 को, किसको बोलते हैं? तो जब भी बोलते हैं, सीजर की डेफिनेशन क्या है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन, तो सीजर का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन फ्रॉम द ब्रेन। तो बताओ, जब सीजर आएगा तो एंकर कंट्रैक्शन होंगे, तो मूवमेंट ज्यादा होंगे कम, तो जब सीजर आएगा तो रिफ्लेक्स कितने होंगे? और सीवियर प्री एक्लेम्सिया का मतलब है कि प्री एक्लेम्सिया आपने पीक पे जा चुका है, कभी भी सीजर आ सकता है, इसका मतलब ये एक अलार्मिंग साइन है। तो जब भी सीवियर प्री एक्लेम्सिया होता है, इसका मतलब भयंकर रिफ्लेक्स, बहुत ज्यादा ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कभी भी हो सकता है स्पार्किंग हो रहा है। और जब आप बाई चांस आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं और उस पेशेंट को अगर आईवी एनेस्थीसिया दे दिया जाए, तो उस पेशेंट के रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? भाई आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दे देते हो, पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हो सर्जरी के लिए, तो रिफ्लेक्स कितने हो जाते हैं? 0। तो इस 0 रिफ्लेक्स के अंदर पेशेंट बात कर सकता है क्या? बोल सकता है क्या? उसको बोल हाथ ऊपर कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने उस ब्रेन को क्या कर दिया? रिफ्लेक्स कर दिया, और आप पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना पड़ता है एनेस्थीसिया में, क्योंकि डायफ्राम भी काम। तो कुल मिला के अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दिया है, तो रिफ्लेक्स कितना होगा? तो 0 का मतलब है रिफ्लेक्स एब्सेंट, रिफ्लेक्स 1 का मतलब होता है वीक। रिफ्लेक्स कैसे है? और वीक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिमिनिश भी बोलते हैं, बोलते हैं। तो मैं यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ, 1 को वीक भी लिख सकता हूँ, या उसको हम डिमिनिश भी लिख सकते हैं। 2 का मतलब क्या है? नॉर्मल। 3 का मतलब ज्यादा है, बट इतना भी नहीं कि सीजर आ जाए, तो इसको सिर्फ इतना ही लिखते हैं, इंक्रीजिंग। क्या लिखते हैं इसको? बस 4 को बोलते हैं क्लोनस। क्या बोलते हैं? क्लोनस का मतलब होता है पैथोलॉजिकल है, ये नॉर्मल नहीं है। क्लोनस का मतलब है ये पैथोलॉजिकल है, जिसमें कभी भी सीजर आ सकता है। इसीलिए मैंने इसको अलार्मिंग साइन बोला है। जब किसी में एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंपल्स जैसा हो, इसका मतलब सीजर आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? सीवियर प्री एक्लेम्सिया में और एक्लेम्सिया में डीप टेंडन रिफ्लेक्स कितना होता है? +4। सीवियर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में तो सीजर आ ही रहा है ना, तो उसमें तो है 4, और इसमें माना कि सीवियर कंडीशन है तो कभी भी आ सकता है, तो +4। समझ में आया ये बात आपको? तो जब भी हम किसी पेशेंट को सेडेट करते हैं तो रिफ्लेक्स कम होता है, तो इसीलिए हम जब पेशेंट को हम सेडेटिव ड्रग देते हैं, जैसे फिनोबार्बिटॉन हुआ, मिडाजोलाम हुआ, ये सीजर में क्यों देते हैं? इससे क्या होता है? रिफ्लेक्स कम हो जाता है, न्यूरल एक्टिविटी कम हो जाती है और सीजर रुक जाता है। ये भी तो है ना एक कारण।
जैसे आप पल्स वॉल्यूम का स्कोर पढ़ते हैं, किसका? पल्स रेट का नहीं। पल्स वॉल्यूम और पल्स रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिहाइड्रेशन में पल्स रेट बढ़ती है, वॉल्यूम कम होता है। तो पल्स वॉल्यूम का स्कोर भी वही है, 0 1 2 3 4। 0 का मतलब जिसमें पल्स वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम का मतलब जब आप चेक करते हो तो आपको उसका वॉल्यूम नजर नहीं आता, फ्लूइड नहीं अंदर। 1 का मतलब होता है बहुत वीक पल्स है। डिहाइड्रेशन में कभी भी डिहाइड्रेशन में जो पल्स होगी वो +1 होगी। डिहाइड्रेशन में, हाइपोवोलेमिक शॉक में, हेमोरेजिक शॉक में, मतलब बॉडी से फ्लूइड स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, उसमें जो पल्स होगी वो +1 होगी। +1 होगी, उसको बोलते हैं वीक, या उसको बोलते हैं वायरी, या उसको बोलते हैं थ्रेडी, या उसको बोल सकते हैं पायरिफॉर्म। क्या बोल सकते हैं? पल्स वॉल्यूम। 2 का मतलब होता है नॉर्मल पल्स। रेट नहीं है ना, वॉल्यूम की बात चल रही है, स्कोर भी वॉल्यूम का है, तो रेट का मतलब नहीं है। 3 का मतलब है ज्यादा है, मैं इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग है बस। 4 का मतलब है बाउंडिंग। कौन सी पल्स? पल्मोनरी एडिमा को शो करती है। इतनी पल्स की फ्लूइड भरा हुआ है, बाउंडिंग पल्स। जब पेंटर हमारी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है तो पल्स कौन सी आती है? बाउंडिंग। पल्मोनरी एडिमा में कौन सी पल्स आ सकती है? बाउंडिंग पल्स। फ्लूइड ज्यादा होता है ना, तो ये जैसे सेम पल्स का वॉल्यूम है वैसे ही डीप टेंडन रिफ्लेक्स, बस सेम क्राइटेरिया, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। 0 वीक, नॉर्मल, इंक्रीजिंग और भयंकर ज्यादा। ये समझ में आया आपके इतना सा? पल्स वाला फंडामेंटल में पढ़ लोगे या कार्डियक में कहीं आपके आ जाएगा, पर फंडामेंटल में आ जाता है जब आप वाइटल साइन पढ़ते हो वहां पर। जब आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ोगे तब आ जाएगा पल्स, ये टॉपिक वहां। बस ये कोरिलेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा ना। बस याद रखना पल्स वॉल्यूम 1 डिहाइड्रेशन में, 2 से ज्यादा होती है ओवर हाइड्रेशन में। अब हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स पे आते हैं वापस। डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल से ज्यादा है, इसका मतलब मरीज में इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्टिविटी ज्यादा है। तो हम किसी पेशेंट को ऐसी ड्रग दें जिससे कि इंपल्स एक्टिविटी कम हो और मरीज रिलैक्स हो जाए, या मतलब ब्रेन सेडेट हो जाए या ब्रेन सप्रेस हो जाए। इसीलिए सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस एमजीएसओ4 है। एमजीएसओ4 ब्रेन को सेडेट करती है, सीएनएस को सप्रेस करती है और रिफ्लेक्स को कम करती है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एमजीएसओ4 कब नहीं देनी चाहिए? जब रिफ्लेक्स 2 से कम हो, ऑलरेडी 2 से कम हो, तो दोगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत बढ़ जाएगी। भाई एमजीएसओ4 कब देनी है? रिफ्लेक्स नॉर्मल से ज्यादा हो। जब 2 से कम होते हो तो ऑलरेडी कम हो जाएगा ना भाई। 2 से कम है एमजीएसओ4 की कहां नहीं देने की। एमजीएसओ4 कब नहीं देते भाई? एमजीएसओ4 क्या करता है? +4 से +3 करेगा, +3 से +2 करेगा, प्लस मतलब कम करेगा रिफ्लेक्स को। रिफ्लेक्स कम करेगा, ब्रेन को सेडेट करेगा। तो ऑलरेडी किसी के 2 से कम हो, आपने दी तो क्या होगा? और कम होगा, दिक्कत बढ़ेगी कि नहीं? तो कभी भी एमजीएसओ4 ऐसी कंडीशन में नहीं दी जाती जहां रिफ्लेक्स कम हो, क्योंकि वो खुद रिफ्लेक्स को कम करता है। ये तो एक शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत सारे काम है, फिर हल्का सा याद रखना है कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एमजीएसओ4। और एक्लेम्सिया की भी लेकिन माइल्ड प्री एक्लेम्सिया की नहीं है फिलहाल, उसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। ये समझ आ गया डीप टेंडन रिफ्लेक्स? पूरा आ गया? तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स +4 सीजर को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब एक एडिमा की भी स्केल आती है, पिटिंग एडिमा स्केल आती है, वो भी आप पढ़ोगे कहीं एडिमा वाले चैप्टर में, कहीं पढ़ोगे। मेरे रिलेटेड थोड़ा सा है तो मैं हल्का सा बता दूं 1 मिनट का। पिटिंग एडिमा स्केल, पिटिंग एडिमा, एडिमा भी मापने के लिए स्केल है, लेकिन याद रखना पिटिंग एडिमा नॉन पिटिंग की स्केल नहीं होती। जो पिट का मतलब क्या होता है? दबने वाला, डिपेंड दबने वाला एडिमा होता है, उसकी स्केल होती है नापने की कितना एडिमा है। ये लिख लिया सबने? जैसे किसी के पैर में एडिमा है या हाथ में, किसी के एग्जांपल के लिए हाथ है, अभी एडिमा कितना है चेक करना है। यहाँ मोस्टली प्रीटिबियल रीजन से चेक करते हैं, मोस्टली एडिमा कहाँ चेक करते हैं? सामने एंटीरियर प्रीटिबियल रीजन से, वहां अच्छे से होगा, नीचे बोनी प्रोमिनेंस है, पता चल जाता है। यहाँ पर इतना सरफेस भी नहीं है तो कैसे चेक कर सकते हो? तो पैर के प्रीटिबियल रीजन से एडिमा चेक करते हैं। आप दबाओगे अंगुली से, कितना दब रहा है और कितने सेकंड में वापस नॉर्मल हो रहा है, उसके बेस पे एडिमा की सीवियरिटी देखते हैं। तो पिटिंग एडिमा स्केल का मतलब इसका स्कोर यही होता है, +1 +2 +3 +4। +1 एडिमा का मतलब है 2 mm दब रहा है। कितना mm दब रहा है? 2 mm पिच, डबल करना है बस। +2 का मतलब है 4 mm दब रहा है। आपने दबाया तो खड्डा कितना हुआ? 4 mm का। +3 6 mm पिच, +4 8 mm पिच। तो ये एडिमा की सीवियरिटी है। पिच का मतलब है दबना, खड्डा कितना हुआ, समझे? अब उसका भी टाइम है, पहले वाला तुरंत आ जाता है, इसमें थोड़ा कितना 4-6 सेकंड, मुझे इसका एग्जैक्ट सेकंड याद नहीं है। इसका 20 है, इसका 10 है, 4 मिनट एग्जैक्ट याद नहीं, 4 10 20 ऐसा कुछ है। इसका तो तुरंत है, हटाते ही आ गया, कुछ है ही नहीं। इसका तो इमीडिएट विद इन 1 सेकंड है, इमीडिएट है। इन तीनों का मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे इतना याद है, एक में 4 से 6, एक में 10 से 12, एक में मोर देन 20 है शायद, लेकिन मेरे को इतना भी डाउट है तो मैं वो चीज शेयर नहीं करता सीधा। मुझे आप देख सकते हो ना, बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जहां भी होगा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वापस आने में कितना टाइम ले रहा है, तो पहले वाला तो हाथ हटाया 2 mm वापस एज इट इज हो गया, तो दूसरे वाला 4-6 सेकंड लेगा, तीसरे वाला 10-12 सेकंड लेगा, और चौथे वाला 20 या 20 से ज्यादा सेकंड लेगा सेम होने में, क्योंकि 8 mm काफी होता है, तो सेम होने में आपको वापस टाइम लेगा कि कितने टाइम में गड्ढा रिजॉल्व हो जाता है, फिटिंग रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया, समझ में आ गया सबको? मिटा दूं? बायोकेमिकल मार्कर बता दिया, हाइपरयूरेसीमिया है। बट एक चीज ऐसा भी बोलते हैं कि प्लेसेंटल परफ्यूजन बिगड़ जाता है जब बाई चांस किसी को हाइपरटेंशन वगैरह होता है, प्रीएक्लेम्सिया, तो एक हार्मोन होता है जिसको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, पप्पा नाम का एक प्रोटीन हार्मोन होता है, वो भी बढ़ जाता है। पढ़ा था हमने शायद, जब पढ़ा था उसमें प्लेसेंटा के फंक्शन पढ़े थे उस टाइम, एचपीएल पीपीए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 4 और ऐसे करके 4-5 पढ़े थे। तो ये भी क्या होता है? बढ़ा हुआ मिलता है प्रीएक्लेम्सिया में। कभी ऑल ऑफ द अबव में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीएक्लेम्सिया में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यूरिक एसिड भी होता है साथ में, एक पेपर तो मैंने ऐसा ही देखा जिसमें इस पप्पा की फुल फॉर्म पूछी थी, प्रेगनेंसी, हाँ पप्पा पीए पीपीए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, प्री एक्लेम्सिया में बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन अगर बायोकेमिकल मार्कर पूछे हो तो हाइपर यूरेसीमिया ही है ना, यूरिक एसिड ही है, वो पहली प्रायोरिटी पे वही रखना है।
डेफिनेशन हो गई, टाइप हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, कॉज हो गया, अलार्मिंग साइन हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। अब क्या बचा है? कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, पहले कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। कॉम्प्लिकेशन कुछ भी याद नहीं रखना, सबको पता है भाई। लंबे समय से हाइपरटेंशन रहेगा तो क्या होगा? एब्रोसिव प्लेसेंटा हो सकता है, डीआईसी हो सकता है, एलफ सिंड्रोम हो सकता है, यूजीआर हो सकता है, मदर की डेथ हो सकती है, फीटस की डेथ हो सकती है। मतलब कॉम्प्लिकेशन बाई चांस ऑल ऑफ द अबव में कभी क्वेश्चन आता है तो ओबीजी में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कई बार हमें छांटने में दिक्कत होती है, इसलिए लिखवा रहा हूं। बाकी पढ़ने की चीज नहीं है कॉम्प्लिकेशंस, अपने आप ही पता चल जाएगा। जहां हाइपरटेंशन की वजह से मदर बेबी को कोई लॉस हो रहा है या डीआईसी हो रहा है, वो एब्रोसिव प्लेसेंटा हमने पढ़ाई था ना, तो जीटीडी वगैरह, तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। लिख लो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस, बट ऐसा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगा, ऑप्शन देख के सही हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस और प्री एक्लेम्सिया, एब्रोसिव प्लेसेंटा, हाइपरटेंशन है तो प्री एक्लेम्सिया हो गई, हमने कल परसों पढ़ा, हाइपरटेंशन है तो एब्रोसिव प्लेसेंटा हो गई, क्योंकि उसका मोस्ट कॉमन कॉज यही था, डीआईसी होगा। क्योंकि लंबे समय से डीआईसी के कॉज पढ़ाऊंगा, 7 डीआईसी के 7 कॉज में एक हाइपरटेंशन है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया की वजह से होता है। फीटल ग्रोथ नहीं होगी, हाइपरटेंशन है तो फ्यूचर में एक्लेम्सिया भी हो सकता है, हेमरेज हो सकता है लंबे समय से, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का मतलब टिश्यू की डेथ हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना, इन्फेक्शन कहलाता है। मायोकार्डियम में होता है हमारी, ब्रेन में होता है सेरेब्रल इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन का मतलब है नेक्रोसिस। लीवर में भी हेमेटोमा, लंबे समय से लीवर को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो लीवर भी क्या करेगा, अंदर से हेमेटोमा हो जाएगा, टूट जाएगा, एलएफ सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि ये भी कॉम्प्लिकेशन ही है हाइपरटेंशन का। ओलिगोहाइड्रोनियंस होगा, कभी पॉलीहाइड्रोनियंस नहीं होगा, ध्यान रखना है ना, ये एक चीज थोड़ा सा। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, चीजें नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होगी, या बेबी जन्म से पहले डिलीवर होगा, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं, या फिर मदर की डेथ हो जाएगी, या बेबी की हो जाएगी, या दोनों की हो जाएगी। बस ये कॉम्प्लिकेशन सारे जस्टिफाई है, ऐसा एक भी नहीं है कि कौन सा समझ में नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो एब्रोसियो प्लेसेंटा का कॉज क्या था? तो हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन एब्रोसियो प्लेसेंटा कह सकते हैं। लंबे समय से हाइपरटेंशन होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो उसमें डीआईसी के कॉज पड़ेंगे, उसमें आ जाएगा ये। फीटल ग्रोथ नहीं होगी, प्लेसेंटा को सप्लाई नहीं होगी, परफ्यूजन नहीं होगा तो फीटल ग्रोथ नहीं होगी। एक्लेम्सिया हो सकता है फ्यूचर में हाइपरटेंशन से। लंबे समय से हाइपरटेंशन का वैसे ही मोस्ट कॉमन कॉज, स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? हाइपरटेंशन। तो और ज्यादा रिस्क बढ़ गई स्ट्रोक की, लीवर में हेमेटोमा होने के चांसेस। एलएफ सिंड्रोम अभी पढ़ा था हमने कि किसी को लंबे समय से प्री एक्लेम्सिया आया, फ्यूचर में सीवियर हो गया तो क्या हो जाएगा? एलएफ सिंड्रोम, पॉलीगाइड्रोनियंस, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, या प्री टर्म डिलीवरी, या फिर फीटल डेथ, या मदर डेथ, या बोथ। हाँ जी, उसका मतलब पॉली होता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, एमनियंस का मतलब होता है एमनियोटिक कैविटी में। हाइड्रोएमनियंस का मतलब ही पॉलीहाइड्रोएमनियंस होता है। ये पढ़ाते समय जिसमें वो एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन पढ़ाया था बताया था मैंने कहा, एग्जामिनर आपसे कभी भी पॉलीहाइड्रोएमनियंस नहीं पूछेगा, वो सिर्फ हाइड्रोएमनियंस ही पूछेगा। इसका मतलब यही हो रहा है कि पानी इन द एमनियोटिक कैविटी इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियंस। और उसका मोस्ट कॉमन कॉज इसोफेजियल अट्रेसिया, क्योंकि सोलो कर नहीं पाएगा, बेबी सोलो नहीं करेगा, एमनियोटिक कैविटी में ज्यादा होगा। ये 9 7 में भी क्वेश्चन आया था ना। ये क्वेश्चन अपने ऑप्शन भी चेंज नहीं थे अपने उस क्लास के, सेम ये ऑप्शन चेंज नहीं थे जो पढ़ाए, बच्चों नहीं भेजे थे मुझे कि सर देखो ये आपने जो पढ़ाया ये सेम है, जो सेम ऑप्शन के साथ 9 सेट में आया। मैंने कहा हमने भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भेजा था। हाँ, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन थे जिसके ऑप्शन चेंज नहीं थे। अब तुम पढ़ो ही ना तो उसके हम क्या कर सकते हैं? खूब क्वेश्चन थे जिसके ऑप्शन चेंज नहीं थे पीवाईक्यू में से। सेम सेम ही होते हैं, हम ही देंगे उधर भी हम ही दिए तो सेम ही होंगे। है वहां नहीं पढ़ाने देते ना, मन तो इतना करता है सब एक साथ नर्सिंग पूरी पढ़ा दे। मन ऐसा बहुत करता है अंदर, बैठे बैठे कभी कभी तो ऐसे फटने लगता है कोबरा। फिर अब उधर से नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते ना, एक भी नहीं बाप जी। अभी तो कुछ दिन तो जब तक गर्म है मौसम तब तक, वो आपके लिए ठंडा है, हमारे लिए गर्म है। दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट, एक होता है थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। आपको पता है? प्लीज ध्यान देना इधर। एक क्वेश्चन सुनो, सारा खेल कंसंट्रेशन का होता है। ऑफलाइन से बच्चे ज्यादा सेलेक्ट क्यों होते हैं ऑनलाइन के कंपैरिजन में? हालांकि ऑनलाइन वाले भी होते हैं, अगर कंसंट्रेशन अच्छा होता है, बिल्कुल, और आप बीएससी करके आए तो कंसंट्रेशन अच्छा होगा, सेल्फ मोटिवेटेड है तो ऑनलाइन वाले ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में चीजें ज्यादा बताई जा सकती है। एग्जांपल के लिए नॉर्सेट में जो क्वेश्चन आता है वो रटने वालों के लिए कम सही होता है, समझने वालों का ज्यादा सही होता है। ज्यादा 18 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जरूरी नहीं है, जितना घंटा आपने पढ़ाई की उतने आवर्स आपका कंसंट्रेशन कैसा था। मैं कहता हूँ आप 4 5 घंटे भी पढ़ते हो लेकिन फुल मन के साथ पढ़ते हो वो ज्यादा सही है। मन तो है 5 घंटे पढ़ने का, लोगों को दिखाने के लिए 18 घंटे पढ़ते हो वो नुकसानदायक है, आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है और लोगों को बेनिफिट देगा, क्योंकि वो आपको देख के लोग पढ़ेंगे और उनके नंबर आ जाएंगे। तो कम ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है सब जरूरी नहीं है। महीने में 25 दिन ही पढ़ना है, ऐसा कौन है 30 के 30 दिन पढ़ रहा है? वो बेवकूफ है।
सच कह रहा हूँ, 30 के 30 दिन पढ़ने से एंजाइटी होती है और एंजाइटी आगे जाके एक्सोजेनस डिप्रेशन में बदलती है। नहीं, मस्त रहना है, फुल मस्त रहना है, मैं कह रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ओबेज पेशेंट है, उसको डीवीटी नहीं हो, उसके लिए हमें एज ए प्रोफाइलैक्सिस क्या क्या करना चाहिए। ये नॉनसेट में आएगा, क्योंकि नॉनसेट के टॉपिक डिसाइडेड है कि मुझे क्या क्या पूछना है। नॉनसेट ने टॉपिक वहां फोल्डर बना रखा है, इसमें से क्वेश्चन पूछने हैं, 10 फोल्डर खाली है। मेंस के अंदर 160 क्वेश्चन है, तो उनके क्या है 145 फोल्डर होते हैं, इन 45 में से क्वेश्चन पूछना है, 15 क्वेश्चन नहीं लाने, फोल्डर वही नहीं बने, उसी टाइम में से कुछ क्रिएट करेंगे जिसमें कोई सही नहीं कर पाए, कोई भी, या फिर ऐसा ऑप्शन ऐसे गंदे डाल देंगे तो एक जैसे, बहुत ज्यादा ऐसे, ताकि तुम छोड़ सको, बस छोड़ने के लिए उसको जो करने वाला टॉप आने वाला 100 रैंक पे आ जाता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। सब बताओ डीवीटी नहीं हो उसके लिए क्या करो, क्या करो तुम भाई। ओबेज डीवीटी का चांसेस किसको है? ऐसा कोई भी पेशेंट जिसकी पेल्विस की सर्जरी होनी है, लेग की सर्जरी होनी है और वो ओबेज है, 3 रिस्पेक्टर है, पेल्विस की सर्जरी, लेग की सर्जरी और वो ओबेज है, उसको हमेशा डीवीटी का रिस्पेक्टर है। और एक पेशेंट है कोई ओबेज है, उसने बोल दिया, अब उस पेशेंट को डीवीटी नहीं है उसके लिए क्या करोगे? आप जो भी करोगे ये ट्रीटमेंट है या प्रोफाइलैक्सिस है, पहले ये बताओ। ऐसा कोई भी काम जो डिजीज होने से पहले करते हैं वो प्रोफाइलैक्सिस है। तो इसमें अपन सीवियर प्री एक्लेम्सिया में जो इंजेक्शन लगाते हैं वो एमजीएस ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन वो प्रोफाइलैक्सिस है। और एक्लेम्सिया में वही थेरेप्यूटिक है, क्योंकि मरीज को सीजन आ गया है, दोनों का ड्रग ऑफ चॉइस सेम है, बट एक में प्रोफाइलैक्सिस है और एक में थेरेपी ट्रीटमेंट है। समझ में आ रही बात? तो डीवीटी नहीं हो उसके लिए अपन लोग एनोक्सापेरिन देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, और डीवीटी पंप लगाते हैं। दो काम करने पड़ते हैं, डीवीटी पंप लगाना पड़ता है और एनोक्सापेरिन जिसको एलएमडब्ल्यूएच बोलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। बाकी कोई भी हेपेरिन आईवी लग सकता है, एलएमडब्ल्यूएच ओनली सबक्यूट लगता है। कहाँ लगता है? सबक्यूटेनियस। बड़ा बड़ा आता है, प्रीफिल्ड सिरिंज होती है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। बाकी वाला हेपेरिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, एलएमडब्ल्यूएच लॉन्ग एक्टिंग होता है। सारे हेपेरिन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, लेकिन एलएमडब्ल्यूएच लॉन्ग एक्टिंग होता है, सबक्यूट लगता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव एब्डोमेन, नहीं तो फिर थाई पे भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगाओ, ज्यादा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। बट पेरियम फर्स्ट सेकंड नंबर इज एंटीरियर थाई। तो क्यों देते हैं? ये क्या करेगा? एंटीकोगुलेंट, ऐसा कोई भी एजेंट जो कोगुलेशन से बचाए, होने नहीं दे, प्रिवेंट करें, बने हुए थ्रोम्बस को नहीं तोड़ता। हेपेरिन कभी भी थ्रोम्बोलाइटिक काम नहीं करता, वार्फेरिन कभी भी थ्रोम्बोलाइटिक काम नहीं करता। अगर ये करता तो एमआई के तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद देते, नहीं देते, इसके तुरंत बाद देते हैं यूरो एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज विद इन 6 आवर। स्ट्रोक के और एमआई के 6 घंटे के अंदर अंदर क्या देते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। वो थ्रोम्बोलाइटिक है, वो बने हुए थ्रोम्बस को तोड़ देता है, लेकिन ज्यादा भी तोड़ सकता है। उसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग। तो हाई रिस्क कंसर्न, जब भी हम किसी पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज देते हैं, और वो तभी देते हैं जब एमआई हुए या स्ट्रोक हुए या किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, जैसे ब्लड सप्लाई रुक गई हो, 6 घंटे के अंदर अंदर ही काम का है, बाद में इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन उसे हाई रिस्क कंसर्न लेते हैं कि मरीज की जान जा सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल, क्योंकि भयंकर ब्लीडिंग होगी ना, वो तो थ्रोम्बस को तोड़ेगा, क्या पता कितना तोड़ दे। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब है ऐसा कोई भी एजेंट जो थ्रोम्बस को डिसॉल्व करे, मतलब बने बनाए थ्रोम्बस को डिसॉल्व करे, वो थ्रोम्बोलाइटिक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, और एमआई और स्ट्रोक में विदिन 6 आवर देते हैं। और इपेरिन और वार्फेरिन इज एंटीकोगुलेंट, ये क्लॉट नहीं बनने देगा, नहीं आगे नहीं बनने देगा, प्रिवेंट करेगा आगे फर्दर, है ना? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर भी यही है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में अपन क्या देते हैं जी? एमजीएसओ4 प्रोफाइलैक्सिस, और एक्लेम्सिया में वही एमजीएसओ4 ट्रीटमेंट हो गया। तो डीवीटी में आता है क्वेश्चन ऐसा, डीवीटी पंप लगाना चाहिए, इमेज आ सकती है। एक ऐसी इमेज ब्लू कलर का एक और आता है, इसको नॉन न्यूमोटिक डिवाइस बोलते हैं, कभी देखा होगा आपने? न्यूमोटिक डिवाइस, न्यूमोटिक डिवाइस होता है, एक हर जगह नहीं होता, बड़े बड़े सेंटर पे होता है। एक तो डीवीटी पंप तो सबने देख रखा है, एक न्यूमोटिक डिवाइस और आता है जो भी डीवीटी से बचाता है, एक स्पेशल टाइप का होता है न्यूमोटिक डिवाइस का, जाके सर्च करके देखना, देखें बहुत अच्छा सा आता है। न्यूमोटिक बेड कौन से पेशेंट के लिए यूज करते हैं? न्यूमोटिक बेड हो गई ना गप, 1 मिनट में, अरे बेवकूफ, न्यूमो मतलब हवा, बेड सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए न्यूमोटिक बेड। वार्म बेड कौन से पेशेंट के लिए यूज करते हैं? रीनल पेशेंट के लिए। रीनल पेशेंट, वार्म बेड, वार्म बेड किस पेशेंट के लिए यूज करते हैं? रीनल पेशेंट के लिए। वार्म, वार्म बोल दिया क्या? वार्म, वार्म, डब्ल्यू ए आर एम, वार्म। वार्म पेशेंट किस बेड किसके लिए? रीनल पेशेंट के लिए। तो ये चीजें बेसिक बेसिक है। अब पहले अपन पढ़ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर। पहले ये मत लगाओ हेडिंग, देखो ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। क्यों लगाया? काट दो, लगाई क्यों? ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया का क्या क्या ट्रीटमेंट है बताओ देखें। कुछ है नहीं दिक्कत। ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, ज्यादा कुछ नहीं करना, रेगुलर डाइट, जितना आप सॉरी प्रोटीन एक्स्ट्रा दे रहे थे प्रेगनेंसी में उतना ही देना है। प्रोटीन एक्स्ट्रा तो देना है जितना दे रहे थे आप, रेगुलर डाइट। दूसरा, बेड रेस्ट, और बेड रेस्ट कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए? तीसरा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। क्या पता माइल्ड प्री एक्लेम्सिया कब सीवियर प्री एक्लेम्सिया में चेंज हो जाए, तो मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर एंड अदर, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर एंड अलर्ट एंड अदर मार्कर, जो भी आप पढ़े थे आप 14 14 पढ़े थे ना सर, मार्कर, इसको देखते रहना है, चेक जरूरी नहीं है ना, माइल्ड कभी भी सीवियर में चेंज हो सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव,
चार नंबर पे क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव में समझते हैं हम कौन कौन सी। लिख दिया एंटी हाइपरटेंसिव है, लिखा, लिखा क्या, आगे बढ़ो। एंटी हाइपरटेंसिव, डन, मिटा दो। एंटी हाइपरटेंसिव में एक ड्रग इसका नाम है मिथाइल डोपा, क्या नाम है, एक है लेबेटालॉल, तीसरी है हाइड्रोलाइसिन। अगर बाई चांस, सुनना पूरी बात, सीधा क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं लिखा हो प्रीएक्लेम्सिया वगैरह, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो मिथाइल डोपा, क्या मोस्ट कॉमन यूज पूछ ले तो लेबेटालॉल। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन यूज कौन सी करते हैं, लेबेटालॉल। और मिथाइल डोपा और लेबेटालॉल से कंट्रोल नहीं हुई तो हाइड्रोलाइसिन तीसरे नंबर पे आता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मोस्ट कॉमन यूज कौन सी है, इन दोनों से नहीं हुई तो बाद में, अब सुनो, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस नाम बता दिया, ड्रग ऑफ चॉइस, ये मोस्ट कॉमन यूज है, ये मोस्ट, जिसके पीछे लोन लग जाता है वो क्या होता है, क्या होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, याद रखना। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, तुरंत काम करती है, पहली बात तो ये, इसलिए मोस्ट कॉमन यूज होती है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब दी और 5 मिनट में बीपी कम करवा देगी तुरंत, शॉर्ट एक्टिंग है। जिसके पीछे लोन लगता है वो कौन सी ड्रग होती है, कौन सी है ये, बीटा ब्लॉकर का मतलब क्या होता है, मतलब बीटा को क्या करती है, स्टिमुलेट या इनहिबिट, बीटा को रोकती है, बीटा रिसेप्टर के अगेंस्ट में काम करती है, बीटा जैसा काम नहीं करती, बीटा के मतलब बीटा एंटागोनिस्ट है ये, अगेंस्ट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ये बीटा की एंटागोनिस्ट ड्रग है। इसका मतलब ये हुआ, आपने नाम सुना, एस्पिरिन, साल्बुटामोल, एड्रेनालिन, डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, ये सारी ड्रग जो मैंने अभी बोली ना, ये ब्रोंकस को डायलेट करती है, क्योंकि ये अल्फा और बीटा को स्टिमुलेट करती है। जब भी हम एस्पिरिन देते हैं तो मरीज दूसने लगता है, टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन होता है। जब भी हम इटोफाइलिन थियोफाइलिन ज्यादा दे देते हैं पेशेंट दूसने लगता है। जब भी हम कफ सिरप ज्यादा पी लेते हैं पेशेंट को ट्रेमर आ जाता है, ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि वो ब्रोंको डायलेट करती है, क्योंकि वो बीटा एगोनिस्ट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी ड्रग जो ब्रोंकस डायलेशन होती है ना, वो क्या करती है, ब्रोंकस डायलेट करती है, वो बीटा एगोनिस्ट होती है, अल्फा भी होती है बीटा भी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सीधा एग्जांपल बताऊं, एड्रेनालिन, आपने नाम सुना एड्रेनालिन, एड्रेनालिन से हार्ट रेट बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है। एड्रेनालिन से हार्ट रेट, जब हम किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं तो पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं, किससे करते हैं, एड्रेनालिन से करते हैं। एस्पिरिन से बाद में करेंगे, वो तो करते हैं, वो तो ब्रोंको डायलेट करते हैं तुरंत, ऑन स्पॉट 3 बार बैक टू बैक 3 टाइम एड्रेनालिन से करते हैं। क्यों करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन को साइड में करो ना, एड्रेनालिन ब्रोंकस डायलेट करता है, लेरिंजियल एडिमा को कम करता है, क्या करता है ब्रोंकस, क्योंकि वो अल्फा बीटा एगोनिस्ट है। इसका मतलब एड्रेनालिन बीपी सॉरी हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो ये उसके अगेंस्ट में काम करता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। तो आप क्या सीखे, जिसके पीछे लोन लग जाए बीटा ब्लॉकर होता है, वो हमेशा हार्ट रेट को कम करता है और ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्शन करता है। तो वो ब्रोंकस डायलेशन करता है, ये ब्रोंकस क्योंकि वो बीटा एगोनिस्ट है, एस्पिरिन हार्ट रेट बढ़ाता है, तो ये हार्ट रेट क्या करेगा, कम करेगा। इसका मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकस स्पाज्म होता है, कौन सी डिजीज है, अस्थमा सीओपीडी। ऐसा कोई भी पेशेंट जो अस्थमा और सीओपीडी का है उसको कभी भी बीटा ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए। ऐसा कोई भी पेशेंट जो अस्थमा और सीओपीडी का है उसको कभी भी एटेनोल, मेटोप्रोलोल, लेबेटालॉल, नाडालॉल, एसोमोलॉल, जो भी लॉल होती है वो कभी, इवन प्रोपेनोल, परफॉर्मेंस एंजाइटी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सोशल फोबिया, स्ट्रेस फोबिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्रोपेनोल। जो मरीज, जो कोई भी पर्सन सबके सामने बोलने से घबराता है, दूसरे लगता है, टैकिकार्डिया हो जाए, उसको क्या देते हैं, प्रोपेनोल। वो भी क्या करती है, प्रोपेनोल हार्ट रेट को कम करती है, लेकिन वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी करती है। ऐसी कोई भी ड्रग जिसके पीछे लोन लग जाता है वो हार्ट रेट को कम करेगी, बीपी को कम करेगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेगी। तो इस ड्रग के 3 साइड इफेक्ट है, कितने, बीटा ब्लॉकर के कितने साइड इफेक्ट है, 3। ऐसा कोई भी अडल्ट पर्सन जिसकी हार्ट रेट 60 ब्रीथ पर मिनट से कम है उसको नहीं देनी है, उसको, क्योंकि हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है ना, है ना, हार्ट रेट को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। टेकिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोपेनोल। भाई जिस किसी को टेकिकार्डिया होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है, उसको प्रोपेनोल टैबलेट देते हैं, इंद्राल नाम की आती है, खूब सारे नाम की आती है, आपने देखी होगी। और ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी बीपी ऑलरेडी कम है, तो ये तो बीपी को कम करता है ना, तो ऐसा कोई भी मेल अडल्ट पर्सन जिसकी सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है उसको नहीं देनी है। सिस्टोलिक बीपी 90 से कम हो गया, अब क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा कोई भी पर्सन जिसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, क्या है, एग्जाम्पल के लिए सीओपीडी हुआ या अस्थमा हुआ, तो उसमें कभी भी नहीं देनी है। तो क्वेश्चन आ जाए, ये जो लोल एटेनोल के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, कोई भी बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट कम में नहीं देनी, कम बीपी में नहीं, ये दोनों तो पता ही है, सबको पता है कि हार्ट रेट कम करती है, बीपी कम, रेस्पिरेशन वाला ध्यान रखना, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, करवाती है सीओपीडी और अस्थमा में। और एस्पिरिन के बारे में इसका साइड इफेक्ट है कि वो टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन ट्रेमर करता है। वो एक टर्बिटोलिन नाम का एक ड्रग और होता है, हम प्रोकोलैटिक में पढ़ेंगे, वो भी ब्रोंकोडायलेटर है, वो भी टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन ट्रेमर करता है, क्योंकि वो भी बीटा एगोनिस्ट ग्रुप से आता है ना, इसलिए क्योंकि वो ब्रेन को रिलैक्स करता है, इसलिए वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को भी सप्रेस करता है। तो लेबेटालॉल हम आईवी भी देते हैं, ओरल भी देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन भी देते हैं, ओरल भी देते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट,
जब किसी को एक सिंगल ड्रग दी जाए कम इफेक्टिव होती है, दो ड्रग साथ में देते इफेक्ट बढ़ जाता है। तो एमजीएसओ और लेबेटोलॉल दोनों साथ में देने पे बीपी ज्यादा कम हो जाती है। ये क्वेश्चन भी कभी भी पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसको एमजीएसओ भी दे दिया, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक पेशेंट की बीपी बहुत ज्यादा थी, पेशेंट को एमजीएसओ और लेबेटोलॉल दोनों दे दिया, तो बताओ पेशेंट की बीपी कम होगी तो क्या हो गया? आपको क्या ऐसे कुछ घुमा के फिरा के पूछेगा? उसका राइट आंसर ये हो सकता है कि दोनों ड्रग ज्यादा देने से बीपी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि ये भी बीपी कम करता है, एमजीएसओ भी बीपी कम करेगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो दोनों से ज्यादा बीपी कम हो जाती है, दोनों मिलकर और ज्यादा काम करती है। सिनर्जी का मतलब एक्शन बढ़ जाना। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? SYN सिन REGIC, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब एक्शन बढ़ जाना, दो ड्रग जब साथ में देते हैं तो ये समझ में आ गया कि एक तो लेबेटोलॉल किसमें नहीं देनी, बस 3 कंडीशन में नहीं देनी है। मरीज को सीओपीडी अस्थमा है तो नहीं देनी, सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है तो नहीं देनी, हार्ट रेट 60 से कम है तो नहीं देनी। समझ में आ गया? ट्रीटमेंट हो गया माइल्ड प्री-एक्लेम्सिया का। अब हम पढ़ लेंगे सीवियर प्री-एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट में, ठीक है? आगे बढ़े? बढ़ू क्या? मैं देख लूं क्या क्या लिखा हुआ है, रुक लो। एक डाइट है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लूइड है, रेस्ट है, इंटरवेंशंस है, एक्टिविटी है, पोजीशंस है, ब्लड फ्लो है, डाइट है, एंटी हाइपरटेंशन है, मेथड एमजीएसओ4 है, एक्लेम्सिया है। चलो अब लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर आई, सीवियर प्री एक्लेम्सिया लिखो, ट्रीटमेंट फॉर सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा सीवियर प्री एक्लेम्सिया को, वरना आप उसका कंटिन्यू क्लोज ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे? बेड रेस्ट, वो भी कौन सी पोजीशन में? इससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, अच्छा रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, रीनल आउटपुट बढ़ेगा। हमारा मेन पर्पस क्या है? यूरिन बाहर नहीं, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा, बीपी कम हो जाएगा। तो फिर लेफ्ट लेटरल में करेगा रेस्ट, इससे क्या हो जाएगा? रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो रीनल परफ्यूजन बढ़ेगा, परफ्यूजन का मतलब होता है सप्लाई, और उससे हो सकता है एक्सक्रीशन प्रॉपर होगा। एक तो बात ये हो गई, पहला तो ये हो गया आपका बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। लेफ्ट लेटरल सोएगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट का 22% किडनी को सप्लाई होता है। कार्डियक आउटपुट का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा किडनी को जाएगा, ज्यादा सप्लाई होगी तो ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा यूरिन बनेगा तो ज्यादा एक्सक्रीशन होगा, ज्यादा एक्सक्रीशन होगा तो बॉडी से ब्लड वेसल से प्रेशर कम हो जाएगा। अपना पर्पज यही है, बीपी कम करना। नेक्स्ट एक तो हो गया स्टिक बेड, दूसरा डाइट। दूसरा लिखो डाइट। नॉर्मली प्रेगनेंसी में कैल्शियम 1 ग्राम देते हैं, 1000 mg पर डे। इसमें ऐसा बोलते हैं थोड़ा सा कैल्शियम बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट पर्पज क्या है पता नहीं, बस बढ़ा सकते हैं। अभी और दूसरी चीजें पढ़ते हैं, बाकी चीजें कैल्शियम को भी साइड में रखते हैं। डाइट, डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन देना है, बस ये क्वेश्चन याद रखना है। 50 किलो की है तो 100 ग्राम प्रोटीन देना है, 60 केजी की है तो 120 ग्राम पर डे का, मतलब 2 ग्राम में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन देना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत लॉस होता है, हमें प्रोटीन देंगे तो बॉडी में प्रोटीन जाएगा जाएगा तो 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन पर डे। पहला तो ये, पहला तो डाइट का फंडा ये। दूसरा है प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट, इससे फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे, सुपर ऑक्साइड कम बनेंगे, टॉक्सिन कम रिलीज होंगे। एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छा होता है ई, दूसरा होता है सी, फिर होता है ए, लेकिन प्रेगनेंसी में ए अवॉइड करते हैं क्योंकि ए इज टेराटोजेनिक विटामिन। तो हम क्या होते हैं तो तीन है नॉर्मली, हमें तो तीन खाने चाहिए, जब प्रेग्नेंट नहीं है तो तीन खाने चाहिए, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। बट प्रेगनेंसी में ई और सी अच्छा खाना चाहिए, और स्पेशली इज फर्स्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए। विद तीसरा मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, ये जरूरी लेना पड़ता है। मिनरल्स में प्रॉपर कैल्शियम 2 ग्राम पर डे। 2 ग्राम का मतलब 2000 mg। अभी ड्रग के बारे में नहीं बताया, लिखा, लिख लिया आपने दो बार। रेस्ट हो गया, डाइट हो गया, फ्लूइड कैलकुलेशन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट तीसरा लिखो फ्लूइड, तीसरा नंबर लिखो फ्लूइड। तीसरा क्या लिखोगे? सीवियर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में फ्लूइड सेम रहेगा। सीवियर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में फ्लूइड स्टेटस 24 घंटे का सेम। लिख दिया क्या ये सब? ये हो गया, डाइट हो गया, रेस्ट हो गया, और फ्लूइड। क्योंकि सब कॉकटेल मैनेजमेंट होता है तभी सीवियर प्री एक्लेम्सिया मैनेज होता है, आईसीयू लाइक ट्रीटमेंट। अब आता है फ्लूइड।
आगे बढ़ो। आपको इनटेक आउटपुट पता है पूरा, हमारी बॉडी पूरे दिन में कितना खाती है और कितना एक्सक्रीट आउट होता है? अगर पता है तो 1 मिनट में समझ में आएगा, नहीं तो मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं पता होगा? हाँ नहीं पता, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। फ्लूइड 24 आवर में यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml। ऐसा नहीं है 3-3 लीटर पिला रहे हो, किसमें सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में कह रहा हूँ, बाकी तो कम से कम 2 लीटर पिलाना ही है प्रेग्नेंट फीमेल को। बट सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में पूरे दिन में 24 घंटे दिन और रात मिला के जितना यूरिन है, जैसे 500 ml किसी का यूरिन है, 500 ml यूरिन है, तो पूरे दिन में 1500 ml ही फ्लूइड देना है। अगर यूरिन 1000 ml है तो उसको फ्लूइड देना है 1000 प्लस 1000। क्यों? अभी रीजन समझाते हैं। तो यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml, ये सीवियर प्रीएक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया दोनों में सेम है, तो दोनों में रिटेंशन सेम है। ये 1000 क्यों आया अभी समझ में आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ बोलो 1000 क्यों आया, 200 क्यों नहीं है। लिख लिया? अब एक इनटेक आउटपुट को पढ़ते हैं, ये लिख लिया ना। अब नॉर्मल एक साइड में बॉक्स बना के लिखना, एक दिन में पर्सन कितना लेता है पानी, लिक्विड, खाना सब मिला के। लेट्स कॉल बॉडी होम्योस्टेसिस। सुनो, एक दिन में नॉर्मल पर्सन 1500 ml पानी पीता है, कितना? लिक्विड। 1500 ml क्या लेता है? डायरेक्ट वाटर है। 1500 ml नॉर्मली, अब नॉर्मली बता रहा हूं, आप बोलोगे नहीं मैं 1800 पीता हूं, तो वो एक रेंज बता दूंगा, मैं सारी सेट बराबर कर दूंगा, ज्यादा पिएगा तो ज्यादा यूरिन आ जाएगा, जितना पानी पीता है उतना ही यूरिन आता है, ये रूल है, देखना। नेक्स्ट, विद डाइट, डाइट का मतलब क्या होता है? मील। चपाती बनाई उसमें भी पानी लगा, सब्जी बनाई उसमें भी पानी लगा, आप कुछ भी खाना खाए वो भी पानी से बनाए, तो 600 to 800 ml पानी खाने के साथ चला जाता है। कितना? किसी न किसी के साथ इनडायरेक्टली जाता है। आया समझ में? मील के साथ में कोई भी एवरेज कैसे भी चला गया। अब मेटाबॉलिक वाटर, हमारी बॉडी में 250 से 300 ml पानी बनता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये कैसे बनता है, कौन समझा सकता है मुझे? ये कहां से है? 250 से 300 कहां से है? यू नो अबाउट हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी एक मशीन है, जो भी आप खाना खाते हो उसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो अंदर जब कोई भी खाना डाइजेस्ट होता है, जब उसे कैलोरी बनती है, तो 1000 कैलोरी के एब्जॉर्प्शन होने में 100 ml पानी बनता है। कितना? 1000 कैलोरी का मेटाबॉलिज्म होता है, तो 100 ml पानी बनता है। और नॉर्मली पर्सन 2500 से लेकर 3000 कैलोरी लेते हैं दिन में, 24 आवर में। कितनी लेते हैं भाई? 2500 से 3000 लेते हैं कैलोरी, ऑलमोस्ट 2000 से 3000 कैलोरी लेते हैं हम सारे लोग। कोई 2000 लेता है, कोई 2500 लेता है, कोई 3000 लेता है, जो भी लेता है। तो अप्रोक्सीमेट 1000 कैलोरी में 100 ml, 2000 कैलोरी में 200 ml, तो 3000 कैलोरी में 300 पानी बनता है। मतलब उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से जो पानी बनता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। 1000 कैलोरी में 100 ml, तो ये सब मिलाओगे तो लगभग आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, 2500 ml। तो हमारे एक दिन में पानी कितना गया बॉडी में? ये हमारा इनटेक है। मतलब कम ज्यादा हो सकता है, ये थोड़ा कम हो तो रेंज, ये कम होगा तो उतना भी कम ज्यादा हो जाएगा सेम। जब ये हमारी बॉडी में दोनों बराबर रहते हैं तो ना तो हमें डिहाइड्रेशन होता है ना हमें ओवरहाइड्रेशन होता है। अब इसमें से कोई भी दिक्कत होती है तो मामला में, अब आउटपुट देखो, आउटपुट यूरिन, जितना पानी पिया उतना यूरिन, मतलब 1500 ml कितना क्या आएगा? यूरिन आएगा। 1500 ml क्या होगा? यूरिन होगा 1500, ये तो होगा यूरिन। 150 ml अराउंड, प्लस माइनस 50, 100 से 200 ml स्टूल के साथ वाटर निकलता है विद फीसद। 152 मतलब 100 से 200, तो रेंज डाल दी मैंने। 150 ml स्टूल के साथ वाटर निकलता है। अब बराबर कैसे करूं? अब तीसरा लिखो, इनसेंसिबल वाटर लॉस, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तीसरा क्या लिखोगे? इनसेंसिबल वाटर लॉस, ऐसा बॉडी से पानी लॉस जो हमें पता ही नहीं चलता और निकल गया, उसको बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। तीसरा, अभी तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा आंसर। तीसरा क्या लिखूं? इधर लिख दूं? इधर लिख दूं क्या? ये तो लिखा हुआ है ना, क्या है? नहीं लिखा था? तीसरा लिख दूं, इनसेंसिबल। इनसेंसिबल वाटर लॉस में बॉडी के दो ऑर्गन काम करते हैं, कितने? ये क्वेश्चन आया है। एक कहता है लंग्स, स्किन, इंटीग्रोमेट्री एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम का नाम याद रखो। बॉडी के कौन से दो सिस्टम इनसेंसिबल वाटर लॉस में पार्टिसिपेट करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सांस के साथ रोजाना का 300 से 400 ml पानी छोड़ते हो विद एक्सल्टेशन। जब आप सांस छोड़ते हो 24 घंटे में 300 टू 400 ml पानी छोड़ते हो, तो इन दोनों को इनसेंसिबल क्यों बोलते हैं? हमें पता ही नहीं रहता, हम अवेयर ही नहीं रहते। दिन भर में 300 से 400 ml पसीना हो जाता है, दिन भर में 300 से 400 ml CO2 के साथ में पानी निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो ये भी लिख दो 300 टू 400, और ये भी 300 टू, तो टोटल हो गया आपका 700 या 600 टू 800 ml। छोटी कितना हो गया? तो ये 600 टू 8, ये 1500, ये 150, सब करोगे तो इसके बराबर ही वापस हो जाता है। तो जितना आप इनटेक लेते हो उतना ही आउटपुट है। अब मैंने यूरिन आउटपुट के साथ में 1000 क्यों बोला, पहले तो ये लिख लो फिर बताता हूँ। क्यों? यूरिन का तो यूरिन रिप्लेस हो गया, इनसेंसिबल और स्टूल वाला वापस देना है। इनसेंसिबल और स्टूल में जो लॉस हुआ वो वापस देना है। तो स्टूल में हो गया 150 के अराउंड और 800 के अराउंड हो गया इनसेंसिबल में। तो इनसेंसिबल और स्टूल मिला के लगभग होता है 900 टू 1000, वो वापस देना है। समझे क्या?
तो इनसेंसिबल से लगभग 800, 150 स्टूल से ये वापस करना है, और यूरिन का यूरिन से जितना है उतना उतना वापस करना है। नहीं है समझ में? कैसे लोग, ये तो बना लिया ना, ये तो हो गया ना। अब समझाता हूँ क्या हुआ। सुनो, ये हो गया। अब सुनना, मैंने बोला था यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml 24 आवर में, ये बोला था। तो यूरिन जितना है उतना तो दोगे। 1000 का मतलब होता है एक तो है इनसेंसिबल, इनसेंसिबल वाटर लॉस, और दूसरा है थ्रू फीसस स्टूल के साथ। ये कितना था 150, ये कितना था 600 to 800, तो 800 और 150 लगभग 900 to 1000। तो ये तो इसमें अवेल नहीं रहते ना हम, चाहे इमेल प्री एक्लेम्सिया है, चाहे सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, कुछ भी है, ये तो निकलेगा पानी बॉडी से। भाई सांस तो छोड़ेगी, पसीना थोड़ा बहुत होगा, तो ये तो निकलेगा ही निकलेगा। स्टूल के साथ 150 ml पानी निकलेगा ही निकलेगा, तो ये तो वापस देना ही देना है, और जितना यूरिन आया उतना वापस दोगे, तभी बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। आप समझ में आया क्या? ठीक। तो ये हो गया डाइट हो गया, दूसरा रेस्ट हो गया, तीसरा फ्लूइड हो गया, चौथे नंबर पे आती है ड्रग। अब लिखोगे, देख लेते हैं क्या क्या है। एंटीऑक्सीडेंट हो गया, लोसार्ट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हो गया सब। रेस्ट हो गई, ये बता देंगे, रुक जाओ। रेस्ट हो गई, ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, डाइट हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव, मिथाइल डोपा, लेबेटालॉल, हाइड्रोलिजिन। अब पहले लिखो सीवियर, देखो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीवियर प्री-एक्लेम्सिया इज MgSO4, लिखो देखे। मैं कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा, एक भी चीज, डोंट वरी। तुम सोचोगे यहाँ वाला कुछ बाकी रख दिया, एक वर्ड भी बाकी नहीं रखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे। बस आपको समझ में आए इसलिए आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया इज MG, लिखा। कॉपी पेज खाली नहीं, क्यों एक जगह सब भर रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं अभी ऐसे लिखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। खुला खुला लिखा करो, एक जगह मत लिखा करो। ये आपने जो लिखा, ये 3 पेज का था, वो आपने इतने में लिख दिया। ऐसे क्यों करते हो? कॉपी इतना खाली पड़ा है पेज, खुला लिखो ना भयंकर। अरे चुप रहो। अब सुनो, नॉर सेट में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि MgSO4 के साइड इफेक्ट में से क्वेश्चन नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम लग सकता है 10-15 मिनट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। MgSO4 को बोलते हैं मैग्नीशियम, ये तो बताइए, मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 क्या करता है? रिफ्लेक्स को बढ़ाता है, कम करता है? ये ब्रेन को सेडेट करता है, इसलिए कम हो जाएगा। इसका मतलब ये CNS को क्या करता है? अच्छा, अब एक बार साइकेट्रिक में जाना, डिप्रेशन में जो ड्रग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट। क्या हम उसको मूड एलिवेटर बोल सकते हैं? ऐसी ड्रग जो मूड को बढ़ाए, क्योंकि डिप्रेशन मूड डाउन रहता है। और मेनिया की ड्रग को क्या बोलते हैं? मोस्ट स्टेबलाइजर। ऐसी ड्रग जो मूड को कम करे, स्टेबलाइज का मतलब सेटल डाउन करना। और मैं कहता हूं कि सीजर कैसे आता है? हमारी ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करती है, उसकी वजह से सीजर आता है। तो क्या मैं MgSO4 को ऐसे बोल सकता हूं, इट इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर? कह सकते हैं ना, मेम्ब्रेन को सेटल डाउन करती है, दोनों के बीच में जो करंट दौड़ रहा था दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, उसको कम कर दिया, तो सीजर नहीं आएगा। तो इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है, मेम्ब्रेन को सेटल डाउन करती है, इंपल्स को सेटल डाउन करती है, ब्रेन को रिलैक्स करती है, सही है। तो CNS सप्रेसेंट है, पहली बात, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। ये सीजर को रोकती है, इसका मतलब एंटी कन्वर्जेंट बोल सकता हूं, बोल सकते हैं ना। तो इसके क्या क्या नाम है? पहला, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। क्या है? सही है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? सेटल डाउन करना। दूसरा, मैं बोल सकता हूँ ये एंटी कन्वर्जेंट है, सही बात है। तीसरा, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ड्रग CNS सप्रेसेंट है। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को क्या करती है? यहां तक ठीक है। तो जिसने भी MgSO4 लिखा है, मैं ऊपर भी लिखूंगा, ऊपर जगह रखी नहीं है लोगन। अब मेरे को चारों तरफ लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी जाना पड़ेगा। कोई ना, आप ऐसे एरो करके नीचे लिख देना। जब मैं MgSO4 बीच में लिखा तो समझ जाना, ऊपर भी जगह चाहिए होती है। कोई ना, ठीक है। ये समझ में आ गया MgSO4। अच्छा, ये ब्रेन को सप्रेस करती है, मानते हो ना? हमारे रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करने वाला वो ऑर्गन अंग कहाँ पाया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो ब्रेन को रिफ्लेक्स करेगी तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या जागता रहेगा? है? क्या ब्रेन को सप्रेस करेगी तो क्या मेडुला ऑब्लांगेटा सप्रेस नहीं होगा? तो मॉर्फिन देते हो, मॉर्फिन से नींद आती है, तो क्या मॉर्फिन से मेडुला ऑब्लांगेटा सप्रेस नहीं होता? इसीलिए तो मॉर्फिन का साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, क्योंकि ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा सप्रेस, डायफ्राम रिलैक्स, हमारी सांस लेना भूल जाता है, इसी को तो ब्रेडिप्निया बोलते हैं, हाइपोवेंटिलेशन। तो MgSO4 भी सेम काम करती है कि सीने सप्रेस करेगी तो सीने सप्रेस होगा, तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होगा? और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करने वाला ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी डेप्थ को कौन करता है? पॉन। अभी अपन रेट ही पढ़ते हैं फिलहाल। कौन मेडुला ऑब्लांगेटा सप्रेस होगा तो डायफ्राम सप्रेस नहीं होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा ना। चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती है? डायफ्राम। हमारी बॉडी में डायफ्राम ही तो इंस्पिरेटरी चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स है। तो क्या होगा? डायफ्राम क्या हो गया? रिलैक्स। तो डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा कि कम? बाहर कौन निकालेगा सांस? कौन मोटिवेट करेगा सांस ले ले, सांस ले ले? ये तो कुछ हो गया है। तो फिर डायफ्राम रिलैक्स, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी, इसका मतलब जब भी MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किसको बोलते हैं? नॉर्मली हमारी रेस्पिरेशन रेट होती है 16 से 20 होनी चाहिए, अडल्ट की लगभग 15 से 20 होनी चाहिए ना। अगर रेस्पिरेशन रेट 12 से कम हो जाए अडल्ट की, 12 से, या वो सांस लेना भूल जाए, तो मैं बोलूं क्रेडिट नहीं आया, हाइपोवेंटिलेशन।
हाइपो वेंटिलेशन का मतलब CO2 बाहर नहीं निकल रही है, CO2 अंदर ही रह गई। भाई ऑक्सीजन लोगे नहीं तो CO2 कैसे निकालोगे? O2 और CO2 बदले में बराबर चलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑक्सीजन ले रहे और CO2 नहीं, मतलब आप सांस लोगे नहीं तो CO2 बाहर कैसे आएगी? तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो वेंटिलेशन। इसमें क्या होगा? ब्रेडिक्निया। क्या होगा? ब्रेडिक्निया का मतलब रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी, और या इसको हम बोलते हैं हाइपो वेंटिलेशन। कुछ भी आ सकता है, तीनों का मीनिंग एक ही है, हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन का मतलब गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, नो प्रॉपर गैस एक्सचेंज, नो CO2 एक्सटेट आउट, नो O2 इनहेल। भाई CO2 क्या होगी? वॉश आउट नहीं होगी, O2 इनहेल नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं हाइपो वेंटिलेशन या ब्रेडिक्निया। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? इतना लिख लो पहले, इतना लिखोगे फिर आगे आगे बढ़ूंगा। लिख लिया? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कारण समझ में आ गया? मिटा दूं ये? तो ऐसा कोई भी पेशेंट एमजी सपोर्ट देने से पहले क्या देखना चाहिए? रेस्पिरेशन रेट देखना चाहिए, और दूसरा मैं बता चुका हूं डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी देखना चाहिए, डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी देखना चाहिए। ठीक है, दो बातें तो आपको पता चल, वैसे और पढ़ेंगे। अब सुनो, यही से एक क्वेश्चन और निकाल देते हैं। ये सीएनएस को क्या करती है, और रिफ्लेक्स कहां से पैदा होते हैं? सीएनएस से। तो सीएनएस सो गया तो रिफ्लेक्स कहां से आएगा? नहीं आएगा, तो सीएनएस सप्रेस, तो रिफ्लेक्स सप्रेस, यहीं से लिखो, रिफ्लेक्स सप्रेस। तो रिफ्लेक्स सप्रेस इसका मतलब डीटीआर डिक्रीज। तो जब भी एमजी सपोर्ट की टॉक्सिसिटी होती है तो डीटीआर क्या हो जाता है? कम। या कम लिख दूं मैं टॉक्सिसिटी बाद में बताऊं, ऐसे बोल दूं कि हमने सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में दिया, क्योंकि सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में रिफ्लेक्स कितना था? +4, और हमारा मेन पर्पस क्या है? 2 तक लाना। तो हम एमजी सपोर्ट देंगे तो रिफ्लेक्स कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा, इसका मतलब सीधे रुक गया। तो रिफ्लेक्स को क्या करती है? डीटीआर को क्या करती है? सप्रेस कर रही है ना, ब्रेन सो रहा है तो रिफ्लेक्स हो गया ना, ब्रेन को तो रिफ्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्स? पढ़ा है ना पीडियाट्रिक में लेटेस्ट? व्हाट इज पर्ज रिफ्लेक्स? व्हाट इज पर्ज रिफ्लेक्स? व्हाट इज गैलेंट रिफ्लेक्स? ये दो आ रहा है नॉट में, एक एक पेपर नहीं, मतलब आने वाला दे दिया हमने। पर्ज रिफ्लेक्स और गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस बच्चों का है? PEREZ नहीं याद है? चलो छोड़ो उस टॉपिक, चलो रिफ्लेक्स का पॉइंट छोड़ो, रिफ्लेक्स की डेफिनेशन बताओ, मैं उसमें क्यों घुस रहा हूं? आपको पता चुका है सर, रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैं कल से ही बोल रहा हूं रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स, आपको डेफिनेशन नहीं पता रिफ्लेक्स की। व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर और रिफ्लेक्स में डिफरेंस क्या है? बिहेवियर का मतलब होता है वॉलेंटरी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। एग्जांपल, ये दो बैठे, मैम बैठे और ये मैम, दोनों बैठे आपस में, जिधर मैं पढ़ा रहा था इस मैम ने इन मैम को एक मुक्का मार दिया जोरदार वाला। क्या किया? जोर से एक मुक्का मार दिया। अब इनको जब टाइम मिलेगा ना, जब ये वापस जवाब देंगे, ये इनका बिहेवियर है। अपन सोच के रेस्पॉन्ड करना बिहेवियर कहलाता है। वॉलंटरी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज बिहेवियर, वो आपका बिहेवियर है। जब ऐसे आपका एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले आपका कोई मूड खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, आप लड़ाई नहीं करोगे, सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करोगे, कुछ टाइम के लिए भूलोगे, उसको अवॉइड करोगे, वापस आने के बाद बता, समझ में? ये आपका बिहेवियर है। और अगर आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक चल रहे थे, और फिर ऐसे थी, पैर टिकाऊ, आप बोलते कल उठाऊंगा पैर, आप बोलते क्या? नहीं, ये मैम यहाँ बैठे थे, ये बाहर गए, इन्होंने पीछे ऑल पिन ऐसे करके रख दी, ये यहाँ बैठे बैठते क्या? ये क्या है? ये क्या है? अनवॉलंटरी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज रिफ्लेक्स। समझ में आया क्या? तो क्या फर्क है? एक इनवॉलंटरी, जब आप अपनी इच्छा से रिस्पॉन्ड करते हो बिहेवियर है, जब अनवॉलंटरी होता है वो रिफ्लेक्स। तो आप न्यूबॉर्न में क्या पढ़ते हो? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब कि सुनो एक बात बताओ, क्या डॉल्स आई रिफ्लेक्स 4 महीने में डिसअपियर हो जाता है? आपने पढ़ा? आपने ये भी पढ़ा, टॉनिक ने रिफ्लेक्स पढ़ा। क्या होता है? जिस साइड सोता है वो साइड सीधी रहती है, अपोजिट साइड फ्लेक्स रहता है। और ये भी पढ़ा कि 4 महीने में डिसअपियर हो जाता है। पढ़ा आपने? पढ़ा ना? तो हम भी जब सेम साइड तो सीधे रहते हैं, अपोजिट साइड तो फ्लेक्स रहते हैं, तो डिसअपियर कहां हुआ? बताओ कहां हुआ? तो सुनो, सर की बात एकदम सही है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है अब हम चाहे तो सीधा कर सकते हैं ऊपर वाला पैर। 4 महीने से छोटा बच्चा जब भी लेटर सोएगा तो नीचे वाला अफेक्टेड पार्ट है वो हाथ और पैर दोनों सीधे रहेंगे, और वो चाह कर भी ऊपर वाली एक्सट्रीमिटी और पैर और हाथ दोनों को सीधा नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स, अनवॉलंटरी हो रहा है उससे। और हम सोते हैं उसके जैसे ही सोते हैं। देखना आप अगर इधर सोओगे तो आपका ये हाथ इकट्ठा रहेगा और ये पैर इकट्ठा रहेगा, देखना आप चाहे, लेकिन आप अगर कोई बोल देता आप सीधा कर सकते हो, वो करेगा वापस हो जाएगा। तो ऐसा होता है नहीं होता? डॉल साइड का मतलब है किसी को किसी की नजर से चुराते हो तो वो वापस देखने लगता है ऐसे। अपन भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपन नजर जो ही पता चले समझ में क्या? क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। समझ में आया ना? तो उस बच्चे से अनकंट्रोल रहता है और वो चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ? अनकंट्रोल। बाकी सोते हम वैसे ही है जैसे बच्चा सोता है, सेम ही है। एक रूटीन रिफ्लेक्स किया था, जिस साइड आप ऐसे करते हो उस साइड वैसे आप भी ऐसे करते हो, लेकिन कोई देख रहा होगा आप नहीं करते, आप अकेले में ऐसे करते होंगे। आप क्या मतलब कुल मिला के चीजें आपके कंट्रोल में, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता। एक होता है एक्सक्लूजन रिफ्लेक्स, बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है, बहुत छोटे बच्चों में 8 वीक तक होता है। एक्सक्लूजन रूट का जस्ट अपोजिट है। बच्चा जब नाराज रहता है, आप भी किसी से नाराज रहते हो, कोई आपको टच करता है, सेम वही एक्सट्रूजन, जिस साइड आप टच करोगे वो अपोजिट मूव कर लेगा। ऐसे एक्सट्रूजन और रूट में क्या होता है? जिस साइड आप टच करोगे उस साइड या तो देखेगा या जीभ लाएगा। तो रूटिंग और एक्सट्रूजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो रिफ्लेक्स का मतलब बच्चे से कंट्रोल में नहीं हो रहा, वो अंदर से गुस्सा था, मैं ये ऐसे करेगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन जो ऐसे किया वो भूल जाता है। उसने सोचा इधर क्या है, जस्ट निपल है क्या, इस कुछ भी हो, चाहे मदर वैसे कुछ भी हो, तो वो बच्चा छोटा होता है, भूल जाता है। तो हमें भी सेम ही है ना, हमारे कंट्रोल में होता है। हम भी देखना, आप कभी भी आप सोते हो, भयंकर देखो 10 घंटे की क्लास होती है आपकी, उसके बाद आप वो पड़े रहते हो
नींद में, सेम सेम एक्टिविटी आपकी एक्सटेंड रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? ये हाथ नीचे रहेगा, ऐसे सीधा पड़ा रहेगा, ये ऐसे पड़े रहेगा, ऐसे ये यही पोजीशन रहेगी। तो ये क्या है? ये कौन सा टर्निंग नहीं है, ये टर्निंग नहीं है, लेकिन कोई बहुत ऐसे क्या पड़ा है, आप रह सकते हो ना सीधे। इसलिए बिहेवियर और रिफ्लेक्स में डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्स का मतलब ये है ब्रेन सप्रेस हो गया तो रिफ्लेक्स नहीं होगा, रिफ्लेक्स डीटीआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एमजीएसओ4 डीटीआर को कम करता है, ये बात मान ली। तीसरा तीसरा साइड इफेक्ट, एमजीएसओ4 सब नहीं देते, ये बहुत ज्यादा वेजोडाइलेशन कर देता है और ऐसा बोलते हैं कि रीनल ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा कम कर देता है अगर इसकी टॉक्सिटी हो गई तो, क्योंकि इतना कार्डियक आउटपुट कम होता है, बीपी कम हो जाएगी, तो रीनल आउटपुट को इतना कम कर देता है। अगर बाई चांस यूरिन आउटपुट, टॉक्सिटी की बात बता रहा हूं, अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो जाए तो हमें नहीं देना होता। मतलब ये क्या करता है, कम कर जाए तो नहीं देना होता है। अब सीधा सवाल बताऊं, एमजीएसओ4 कब नहीं देना? यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो जाए तो नहीं देना, रेस्पिरेशन रेट 12 से कम हो जाए तो नहीं देना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स 2 से कम हो जाए तो नहीं देना। क्या तीन बातें याद हुई? अरे तीन बातें याद हुई क्या? कब कब नहीं देना? रेस्पिरेशन रेट 12 से कम हो जाए तो नहीं देना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स 2 से कम हो जाए तो नहीं देना, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो जाए तो, अडल्ट में बता रहा हूं ना, बच्चों में नहीं, अडल्ट भी देते हैं एमजीएसओ4 तो नहीं देना। तीन बातें याद हुई क्या? नेक्स्ट, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ, अभी रुको आगे। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम है तो, रेस्पिरेशन रेट 12 से कम है तो, डीटीआर +2 से कम है तो, अब सुनो मिटा दो ये, अभी और एमजीएसओ4 ये हो गया ना, ये एमजीएसओ4 जगह नहीं थी इसलिए मिटाया, बाकी चलेगा सेम। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बॉडी में नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल कितना होता है? ये है नॉर्मल मैग्नीशियम, बट थेराप्यूटिक लेवल कुछ अलग होता है। जब एमजीएसओ4 चलती है तो सीरम थेराप्यूटिक लेवल होता है, सुनना, नॉर्मल थेराप्यूटिक नाम आ गया मतलब ड्रग चलती है। सीरम थेराप्यूटिक लेवल ऑफ एमजीएसओ4 इज 4 to 7, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट नॉर्मल। सीधा क्वेश्चन आ जाए, एमजी का मैग्नीशियम का नॉर्मल ब्लड लेवल कितना, 1.6 to 2.6, थेराप्यूटिक लेवल कितना? थेराप्यूटिक का मतलब होता है ड्रग चलना। जैसे आपने पढ़ा पीटी नॉर्मल कितना होता है, 10 से 12, लेकिन जब वाइपरिन चलता है तो नॉर्मल थेराप्यूटिक पीटी कितना होना चाहिए, उसका 1.5 से 2.5 गुना। पढ़ा है ना, याद आ रहा कुछ? मतलब 20 से 30 नॉर्मल है। नॉर्मल आईएनआर कितना होता है, 1, और जब वाइपरिन चलता है तो 2 से 3, 1.5 से 2.5 गुना हो गया ना। वैसे ही नॉर्मल होता है तो 1.6 से 2.6 है, लेकिन जब एमजीएसओ4 चलता है तो इसका थेराप्यूटिक लेवल कितना होना चाहिए, 7। तो अब मेरे को चौथा कॉन्ट्राइंडिकेशन स्टॉपेज पॉइंट बताओ। तीन तो आपने बता दिए, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम, दूसरा बता दिया रेस्पिरेशन रेट 12 से कम, तीसरा बता दिया डीटीआर +2 से कम। सीरम थेराप्यूटिक लेवल के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम का लेवल कितना है तो एमजीएसओ4 बंद कर देना है, मोर देन 7, क्योंकि 7 से ज्यादा क्या होगी भाई, नॉर्मल कितना है 4 से 7। तो इफ थेराप्यूटिक मैग्नीशियम मोर देन 7 तो आपको क्या करना है, क्योंकि क्या हो चुकी, टॉक्सिसिटी हो गई। तो चौथा कॉन्ट्राइंडिक मतलब रोकने का पॉइंट कौन सा है, अगर मैग्नीशियम 4 से 7 है नॉर्मल में बोल रहा हूँ, तो 7 से ज्यादा होगा क्या, लिथियम पड़ा भाई नॉर्मल कितना था 0.6 1.2, तो 2 से ज्यादा होता था क्या करते थे, तो वही तो बात बोल रहा हूँ, ज्यादा हो जाए तो बंद कर दो, बॉडी में मैग्नीशियम बढ़ गया बंद कर दो, समझ आ गया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट बीपी बढ़ाती है कम करती, तो इसका एक साइड इफेक्ट और लिख लो, जब बीपी कम होती है तो मुंह टमाटर जैसा लाल हो जाता है, बिकॉज ऑफ वेजो डायलेशंस, फेशियल फ्लश करती है, फ्लशिंग, भाई वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो इसका साइड इफेक्ट है फ्लशिंग, वेजो डायलेशन, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट बता दिए मैंने, सारे जितने बताते थे सारे बता दिए। अब बॉक्स में अलग करके देख सकते हो कि एमजीएसओ4 आल्सो इज टोकोलाइटिक ड्रग, वो अलग पॉइंट है, फिर कब आगे मैं पढ़ाऊंगा वैसे कि एमजीएसओ4 टोकोलाइटिक भी है, क्यों है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, सीएनएस को सप्रेस करेगी, और कोई भी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्शन कहां से निकलता है, ब्रेन से तो इनर्वेट हुआ है, तो ब्रेन ही सो जाएगा, तो फीमेल कितनी भी लेबर में अनकॉन्शियस कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये लेबर को भी क्या करती है, पोस्टपोन करती है। तो एमजीएसओ4 टोकोलाइटिक है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को भी सप्रेस करती है, साइड में कहीं पर भी लिख देना। दो अलग अलग पर्सन हुए, दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, एक के अकॉर्डिंग बोला कि एमजीएसओ4 सीवियर प्री एक्लेम्सिया में इतनी देनी चाहिए, दूसरे ने बोला इतनी देनी चाहिए। वो एक्लेम्सिया जब सीजर आता है तब, वो मैं सीजर में बता दूंगा कि जब सीजर आता है तो कितनी देनी चाहिए, वो अभी सीजर आएगा आगे तो मैं एक्लेम्सिया में बता दूंगा आपको। ये लिख लिया सब, मिटा दूं, हाँ या ना? और अगर एमजीएसओ4 की टॉक्सिटी हो जाए, अब लिखो, इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ एमजीएसओ4, टॉक्सिसिटी का साइन लिखो, तो वापस लिखो ना, डीटीआर लेस देन 2, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर, नेक्स्ट रेस्पिरेशंस लेस देन 12, नेक्स्ट फ्लशिंग, नेक्स्ट बताओ तो, सीरम थेराप्यूटिक लेवल, सीरम थेराप्यूटिक लेवल मोर देन 7 मिलीग्राम पर लीटर, एक बच गया,
एक और बच गया ना साइड इफेक्ट, यूरिन आउटपुट, डीटीआर, रेस्पिरेशन प्लस थेरेपेटिक लेवल हो गया, डीटीआर हो गया, ठीक है। ये हो तो हमें क्या करना है, स्टॉप करनी है। अगर ये हो जाए, इफ इन केस ऑफ टॉक्सिटी ऑफ MgSO4 ये साइन आ जाए, तो फर्स्ट क्या करना है, स्टॉप करनी है एंड स्टार्ट MgSO4 का एंटीडोट क्या है, स्टार्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% का एम्पूल आता है, 10 ml का आता है, उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं, या स्टाइल वाटर में, एनएस में कभी नहीं करते इसको। 10 ml 10% आता है इसको ओवर 10 to 20 मिनट्स। पोटेशियम और कैल्शियम की खास बात होती है, इसको अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग दिया जाता है ओवर 10 to 20 मिनट इन इन्फ्यूजन। कैसे देते हैं, इन्फ्यूजन अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग। कैल्शियम तो फिर भी इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं स्लो स्लो, पोटेशियम तो किसी भी हालत में कभी भी बोलस नहीं दिया जाता, तो इसलिए इन्फ्यूजन क्यों लेगा, ज्यादा फास्ट नहीं हो जाए, इन्फ्यूजन में रेट फिक्स हो जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10% 10 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके तो 20 ml बन गया टोटल, उसको 10 से 20 मिनट इन्फ्यूजन से अंडर कार्डियक मतलब चेक करते रहना है, हार्ट वाइज चेक करते रहना, देते रहना बस। डिस्टिल वाटर, स्टेराइल वाटर, साफ पानी, बिस्लेरी, बिस्लेरी, पानी की बोतल, मिनरल वाटर, पिंक ब्लूची वाटर, लिख लो। क्या हुआ, क्या बोल दिया, पानी में बोतल नाराज होगी मेरे से तुरंत, है ना। प्लास्टिक की थी या लोहे की, तांबे की थी, तांबे की। पानी फूट गया, पानी फूट गया क्या, लड़के या तो पानी लाते नहीं साथ में, या लाते हैं तो बेचारे कभी नहीं सोचते पानी की बोतल कोई भी ले आते हैं। लड़कियां पानी की बोतल का कलर ही अपने कपड़ों से मैच करता हुआ लेके, मतलब हर चीज इनके लिए मैचेबल है, हर चीज। जिस दिन अलग टी शर्ट, पानी की बोतल ऐसी। अरे भाई सुधर जाओ, चलो आगे बढ़े, हो गया ना। सुनो एक मिनट, अब वापस बैक चलते, क्या क्या रह गया देखते, ये तो हो गया सब, ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, डाइट, रेस्ट। फिर क्या था, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है, पता ही है, फिजिकल एक्टिविटी पता है, रेस्ट पता है, लेफ्ट लेटरल पता है, वाह, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यूरिन बढ़ेगा पता है, यूटेराइन ब्लड फ्लो बढ़ेगा, सब लिखा है ना मैंने पूरा पूरा, मुझे याद है, ऐसे क्या कर रहे हो। बीपी कम होगी, डाइट पता है, और नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव, मिथाइल डोपा, लेबेटालॉल, हाइड्रोलिसिन पता है, MgSO4 पता है, और विटल वेलबिंग ओके। नेक्स्ट ये ड्रग ऐसे इतना इतना देते हैं, बस रुको इसको बाद में देखेंगे। अब आता है एक्लेम्सिया, इरिटेबल, रुको रुको, उसमें एक्ने, वो मेनू एक्ने देखता हूँ जो ड्रग वाला, समझ समझ, हाँ है, होगा होगा, होगा होगा, वो आ जाएगा, MgSO4 मजेगा। टॉक्सिटी, मैं कहा ना, मैं यही तो कहा तुम लोग ये सवाल पूछोगे मुझे, इसलिए मैं 3 बार क्या बोला, अगर बहुत ज्यादा बीपी कम हो जाए, ये टॉक्सिटी को इंडिकेट करता है, नॉर्मली तो रिफ्लेक्स कम नहीं करता। सुनो इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ, इधर ध्यान देना, मुझे पता है ये सवाल पूछे क्यों नहीं, और आपसे तो पक्का एक्सपेक्टेशन था। डीटीआर कितना था, सुनना, 4, 4 था ना, तब हमने MgSO4 दिया। मैंने ये भी बोला कि ये क्या करती है, कम करती है, और उसके साथ मैंने ये भी बोला 2 से कम हो जाए तो बंद कर देनी है, तो ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, मान लिया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेटोडायलेशन होगी, बहुत ज्यादा बीपी कम होगी, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, तो रीनल आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी, मतलब तो बंद करनी है, मतलब सेटल डाउन रखना है, मेंटेन रखना है। अब देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, अगर कम ज्यादा हो गया तो मरीज उठ जाएगा, तो 30 से कम हो जाए तो रोक देना है, ताकि मेंटेन हो जाए। ऐसा नहीं है अब पहले था बहुत ज्यादा था, अब आया यूरिन, अब बीपी नॉर्मल नॉर्मल से कम होगी, फिर भी दे रहे हो, तो क्या होगा भाई, ये तो बाहर निकाल देगी फ्लूइड को, तो मरीज की हालत खराब हो जाएगी। समझ आएगी अब तो। अब नेक्स्ट लिखो। हाँ 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 हाँ, तो सुनो ना, उस कंडीशन, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास सारे नेशनल है। जब यूरिन आउटपुट 500 ml से कम था, उस दौरान पेशेंट की बीपी थी मोर देन 160, और जब हम MgSO4 दे रहे हैं, तो जब ये ज्यादा चली जाएगी, तो बीपी भी 90 से कम है सिस्टोलिक, और यूरिन आउटपुट अब 90 30 ml पर से कम होगा, तो बंद करना है, क्योंकि बीपी भी तो कम हो रहा है ना। उसमें बीपी ज्यादा थी, देख लो चाहे आप, उसमें बीपी कितनी थी, 160 से ज्यादा थी, और यूरिन आउटपुट कम था, हमारा मेन पर्पस था फ्लूइड बाहर निकालना, और इतना बाहर निकाला, इतना बाहर निकाला, अंदर बचा ही नहीं, कम होगा तब बंद कर दो वापस, क्योंकि इसको तो इतना ही पता है ना MgSO4 को मुझे बाहर निकालना है। अब भाई देखो एक एग्जांपल है, कहीं आप तीसरी 5वीं फ्लोर पे खड़े हो, किसी का काम है धक्का देना, लेकिन नीचे भी तो किसी को खड़ा रखना है ना, कि वो कहीं बाहर न चला जाए सीधा पार, तो MgSO4 को इतना पता है कि मुझे धक्का देना है, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि धक्का इतना नहीं देना है कि वो खड्डे में गिर जाए, आपको रोकना है बीच में। समझ में आई अब। अब ये बेसिक बात है, हम हाइड्रोलिसिन भी यूज करते हैं, लेबेटालॉल भी करते हैं, निफेडिपिन भी करते हैं, मिथाइल डोपा भी करते हैं नॉर्मली। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ड्रग है, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस है। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये बाई चांस किसी पेपर में आ सकता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्या नाम है,
बाकी कोई डोज नहीं पूछेगा आपसे, लेना चाहो लिख लो, मैं दो डोज में सारी बता दी, जितनी चीजें थी मैंने बता दी सब। नाइट्रोप्रोसाइड, ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस है। वैसे डोज अपन सारी पढ़ चुके, बट कितनी क्या देनी चाहिए ये सब इतना कभी पूछेंगे नहीं हमें ना, हमें मतलब बस मैंने आपको लेबेटोल के बारे में बता दिया, शॉर्ट एक्टिंग है, इन्फ्यूजन भी देते हैं, ओरल भी देते हैं, दोनों देते हैं। कल हम पढ़ेंगे एक्लेम्सिया। क्या पढ़ेंगे? क्या डाउट है? तो जोर से नहीं बोल सकते?